सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को कभी न कभी जरूर ना सुना हो। अक्सर आप इन पंक्तियों से अवगत होते रहे हैं और भारत में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने कहीं न कहीं बचपन से लेकर अब तक जरूर पढ़ा होगा। बलिदानों की इस धरती पर ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने रक्त से अमिट वीर गाथाएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी कई सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं और हम पढ़ते आए हैं। उनका जीवन वीरोचित गुणों से भरा हुआ है। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर महिला को गौरवान्वित किया है कि उनके जैसा महान व्यक्तित्व हर महिला के अंदर होना चाहिए। आज हम इसी वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आज हम जानेंगे, उनके जीवन के बारे में समझेंगे। उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, अपने जीवन में क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया, क्या क्या उन्होंने योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना किस प्रकार से अहम योगदान दिया, इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो वीर गाथाएं हैं भारत में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई हैं और आज हम उन्हीं सुनहरे अक्षरों को पढ़ते हुए अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए। फटाफट जितने लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं जो आपके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे उनका प्रारंभिक जीवन। जैसे हम अपने व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो उनका जीवन प्रारंभ से किस प्रकार से स्टार्ट होता है, इन बातों पर भी हम ध्यान रखते हैं। प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का है ये बहुत निर्णय करता है कि आपका आने वाला जीवन किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से आपकी शुरुआती जो शिक्षा है वो आपके आने वाले कल को निर्धारित करती है, उसी प्रकार ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनका प्रारंभिक जीवन महान गुणों से परिपूर्ण रहता है, महान गुणों से भरा रहता है और यही महान गुण हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने यानी हमारा कल बनाने में बहुत अहम योगदान रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। कब हुआ? याद रखिएगा, 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो मरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन की नाम बात करते हैं। जिस प्रकार से आपके बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो आपको घर पर कई लोग कई नामों से बुलाते हैं, ठीक है। आपका एक नाम ना होकर कई सारे नाम होते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस नाम से आपको पुकारता है। तो इसी प्रकार उनकी रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में नाम क्या था? मणिकर्णिका। अक्सर कई सारे एग्जाम में इनके बचपन का नाम पूछा भी जाता है, आपको याद होना चाहिए इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका है। परंतु प्यार से इनको मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। अब मणिकर्णिका थोड़ा सा बड़ा होने के कारण तो हम इसको प्यार से लोग उनको क्या कहते थे? मनु नाम से पुकारते थे, ठीक है। जैसे आपका घर में नाम सोनू, मोनू, टोनू, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसी प्रकार उनको घर में
प्यार से मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष की ही थी, उनकी माँ का देहांत हो गया। अब ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जब कोई छोटा होता है और उसकी मदर के साथ ऐसा होना, ये उसके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, यानी एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब वो 4-5 साल की ही थी तभी उनकी माँ का निधन होता है। उसके बाद पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। अब जो उनके पिताजी थे, मनु के पिताजी थे, कौन था मनु के पिताजी? मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे कौन थे? एक साधारण ब्राह्मण थे। साधारण ब्राह्मण होने के साथ साथ वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक भी थे। किसके सेवक थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक भी थे। अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात वह पिता के साथ बिठूर आ गई थी। अब उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने क्या किया? फैसला किया कि वो अपने पिता के साथ बिठूर में रहेंगी। यहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शास्त्र विद्याएं सीखी। अब बिठूर में उन्होंने कई सारी विद्याएं सीखी, जैसे मल्ल विद्या, घुड़सवारी, शास्त्र विद्याएं। ये सारी विद्याएं उन्होंने बिठूर में सीखा। 7 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी। अब 7 साल की उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी सीख ली थी। ये वो एज है जब आप अभी समझ भी नहीं पाते हो कि आपको ठीक से चलना आपको आता भी नहीं है। उस समय में रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी सीख ली थी। तो आप समझ सकते थे एक महान व्यक्ति होने के साथ साथ वो गुणों से इतनी परिपूर्ण थी कि उन्होंने कितनी जल्दी हर एक विद्या को कैप्चर किया, यानी हर एक विद्या को जल्दी से सीखा, उस पर कार्य किया। तो महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने घुड़सवारी सीख ली थी। साथ ही तलवार चलाने में, धनु विद्या में काफ़ी परिपूर्ण हो गई। बालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। अब ये सारी विद्याएं होने के साथ उन्होंने अपने कार्य में इतना परिपूर्ण अपने को परिपक्व कर लिया था कि वो बालकों से भी आगे निकल गई थी। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक ये वेदर चेंजिंग की प्रॉब्लम है तो इसको कंसीडर नहीं करना है। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं सुनी थीं। वीरों के लक्षणों में और उदात्त गुणों में उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया था। अब बचपन में क्या होता है कि जैसे बचपन में आपको कोई स्टोरी सुनाता है तो आप उसमें एकदम घुस जाते हो, उसको इमेजिनेशन करने लगते हो। इसी प्रकार उन्होंने जो मनु के पिताजी हैं उन्होंने कई वीर गाथाएं उनको सुनाया करते थे। उन वीर गाथाओं को सुनते रानी लक्ष्मीबाई को एक उत्तेजना सी महसूस होती थी और वो अपने आप को उस चीज़ में इमेजिन करने लगती थी। इस प्रकार मनु अल्प वय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में परंपरागत हो गई। अब इस प्रकार उन्होंने जब वीर गाथाएं इतनी सारी सुनी, इतनी सारी कहानियाँ सुनती थी कि वीर ऐसे होते हैं, इतने सारे अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, तो वो चीज़ों को और जल्दी सीखने लगी और बहुत ही छोटी उम्र में वो अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल कर ली। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु का प्रिय खेल हो गया था। अब जहाँ एक बचपन में कोई गुड्डे खिलौनों से खेलता है, गुड़िया गुड्डों से खेलता है, उस समय रानी लक्ष्मीबाई यानी मनु ने किससे खेलना सीख लिया था? अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी करना स्टार्ट कर दिया था और ये सारे कार्य उनके प्रिय खेलों में आने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं जब हम कभी भी महान व्यक्ति की जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनका शुरुआती ही बहुत असाधारण होता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान से उनका जो जीवन होता है वो बहुत असाधारण होता है और इससे हम समझ सकते हैं
कि किसी भी व्यक्ति जो महान बनना चाहता है वो शुरुआती से काफ़ी असाधारण कार्य करता है। यानी आप और आम लोगों की तरह अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आप असाधारण की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आपको कुछ अद्वितीय कार्य करने होंगे, कुछ डिफरेंट करना होगा। जैसे इन्होंने छोटी आयु में ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया। उस वक्त उनकी उम्र के बच्चे गुड्डों गुड़ियों से खेला करते थे, तो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट काम किया, तब जाके उनका इतिहास में सुनहरे अक्षरों से उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, उनका विवाह, अब उनका विवाह करने की उम्र आती है। विवाह उनका होता है 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से। ठीक है, 1842 में उनका विवाह हो जाता है। किससे? गंगाधर राव से, जो कहाँ के राजा हैं? झांसी के राजा हैं। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया, क्योंकि उनका बचपन का नाम तो मणिकर्णिका था और इन्हें प्यार से मनु बोला जाता था। विवाह होने के बाद इनका नाम पड़ता है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 1851 में उन्होंने पुत्र की प्राप्ति हुई। 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद 1853 तक उनके पुत्र और पति दोनों का देवहासन हो गया, यानी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं 1853। यहाँ पर क्या होता है? उनके पुत्र और पति दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में रानी एक दत्तक पुत्र को लेकर राजकाज देखने लगती हैं। अब उनके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। अब ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। रानी को इस स्थिति से उभरने में काफ़ी वक्त लगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है कि ऐसी कंडीशन में जब आपका पुत्र और पति दोनों का निधन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आप एकदम अकेले हो जाते हैं। लेकिन रानी ने हार नहीं माना। उन्होंने एक दत्तक पुत्र के साथ, यानी जो अडॉप्टेड सन होते हैं, उनके साथ अपना राजकाज स्टार्ट किया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम दामोदर राव रखा गया। क्या रखा गया? दामोदर राव। उनका नाम दामोदर राव रखा गया। किंतु कंपनी शासन उनका राज छीन कर लेना चाहता था। अब कंपनी का इतिहास अगर हम बात करें, 1600 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर कुछ व्यापारी भारत में व्यापार के उद्देश्य से भारत आते हैं और ये कंपनी बढ़ते बढ़ते अपने हाथ पर इतने पसार लेती है भारत में कि ये हर राज्य, हर क्षेत्र पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने हड़प नीति लाई थी, उस समय हड़प नीति के तहत झांसी को भी वह हड़पना चाहता था। अब मैंने अभी जैसे आपको बताया, ये समय था 1853 से लगभग 56 के समय का, यानी 1857 के कुछ समय पहले का। इस समय लॉर्ड डलहौजी थे हमारे भारत में। लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। डलहौजी की हड़प नीति ये होती थी कि जहाँ पर किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी, उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था, उस क्षेत्र को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। यहाँ भी कंडीशन कुछ इसी प्रकार की थी। कंडीशन क्या थी कि रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र और पति दोनों का निधन हो चुका था। वो अपने दत्तक पुत्र यानी दामोदर राव के साथ अपने राजकाज का अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। लेकिन हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर ब्रिटिशों का शासन था। ठीक है, अब एक बड़े एरिया में ब्रिटिश अपना फैलाव कर चुके थे। वे झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। वो झांसी को भी अपने अधीन पर यानी अपने अंडर में रखना चाहते थे। उन्हें यह एक उपयुक्त अवसर मिला था, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पुत्र और पति दोनों का निधन हो चुका था और वो दत्तक पुत्र के साथ अपना राजकाज स्टार्ट कर रही थी। तो इस अवसर को देखते हुए ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल
डलहौजी ने राज्य में हड़प नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह नियम लागू किया, जिस राज्य में राजा नहीं है वहां ब्रिटिशों का अधिकार होगा। हड़प नीति क्या थी? मैंने आपको बताया कि हड़प नीति वो नीति थी कि जहां पर राजा की मृत्यु हो जाती या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, उनका उत्तराधिकारी नहीं होता है, उस क्षेत्र को ब्रिटिश जो होते थे वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे कोई राजा नहीं है तो राजकाज हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, अपने अनुसार वहाँ का क्षेत्र चलाएंगे। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अब कंडीशन ये आती है, दामोदर राव उनके दत्तक पुत्र थे और उनको दामोदर राव उनके दत्तक पुत्र थे और उन्होंने दत्तक पुत्र से अपना उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज का जो अपना क्षेत्र था उसका बढ़िया से संचालन कर रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये था कि हम दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो उनको हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश राज में मिलाना था, तो इस वजह से वो दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिए। रानी को पत्र लिखा और भेजा, चूंकि राजा कोई पुत्र नहीं इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। यह रानी सुनकर क्रोध से भर उठी और घोषणा की, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी का घर है और वहाँ पर अगर किसी कारणवश उसका जो घर का संचालक है वो नहीं रहता है, तो वहाँ के जो और लोग हैं वो संचालन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा आके उस घर का संचालन करने लगे तो डेफिनेटली गुस्सा बहुत आएगा। और यही कंडीशन हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ कि हम अपने उत्तराधिकारी दामोदर राव को रखकर झांसी का संचालन कर रहे हैं, लेकिन आप अब कैसे बोल सकते हैं कि हम दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे और झांसी का संचालन ब्रिटिश राज्य द्वारा किया जाएगा। ये सुनकर रानी लक्ष्मीबाई को अति वाला क्रोधित होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है और वो कहती हैं, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अब आती है बात 1857 की। ये कहानी चलते बढ़ जाती है। 1857 का क्रांति होती है स्टार्ट। रानी झांसी का युद्ध और 1857 का विद्रोह, ये दोनों की कहानी हो जाती है एक साथ। 1857 का विद्रोह भी हो जाता है और झांसी के जो ब्रिटिश अपना अधिकार करना चाहते थे वो अंदर लोगों के अंदर वो उसकी गुस्सा तो रहती ही है। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा ब्रिटिशों के निर्देश का विरोध किए जाने पर ब्रिटिश तिलमिला उठे। अब विरोध जब होता है तब लोगों के अंदर जब उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो एक अलग से गुस्सा उठ जाती है, जिसमें हम कुछ कहते नहीं हैं, कुछ करते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा होती है। बस वही हाल था ब्रिटिश का। ब्रिटिश अंदर से एकदम तिलमिला रहे थे कि रानी ने हमारी बातों को नहीं माना। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अब उनके अंदर गुस्सा तो थी ही, जानते तो थे कि राजा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनको आक्रमण कर दिए। अब झांसी पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है, रानी भी युद्ध की पूरी तैयारी, रानी भी जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से हुई वो अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी में, इन सारी विद्याओं में बहुत ज़्यादा माहिर थी। अब माहिर तो थी ही, तो वो युद्ध करने से बिल्कुल नहीं डरती थी, तो वो भी तैयार हो गई अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अंग्रेज 8 दिन तक किले पर गोला बरसाते रहे। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक अंग्रेज किले पर गोले बारूद बरसाते रहे। ठीक है, किला न जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि अंतिम सांस तक हम किले की रक्षा करेंगे। 8 दिनों तक अंग्रेजों ने अंधाधुंध किले पर बारूद और गोले बरसाए, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की जो प्रजा थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने ठान ली थी कि हम अंतिम सांस तक अपने किले को बचाएंगे और अब ब्रिटिश का अधिकार नहीं होने देंगे।
अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज। अब आते हैं यहाँ पे ह्यूरोज की एंट्री होती है। ये एक अहम सैनिक होते हैं क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में इनका बड़ा रोल रहता है। समझते हैं, सेनापति ह्यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं, कूटनीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ह्यूरोज हैं काफ़ी होशियार और वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, अपने सीनियर्स को कहते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, हमें सैन्य बल से नहीं अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। और झांसी को एक ही विश्वघाती सरदार दूल्हा सिंह को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिण द्वार खोल दिया था। अब झांसी का एक जैसे हर मूवी में एक विलन होता है, यहाँ पर भी एक विलन था दूल्हा सिंह। इसने क्या किया, अपने जो हमारे विरोधी थे उनसे जाके मिल गया, ठीक है, क्योंकि ह्यूरोज तो चाहता ही था कि कूटनीति हो, कोई ना कोई हमसे आके मिले तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। और ये दूल्हा सिंह जाकर मिल जाते हैं अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से मिलने के बाद ये दक्षिण द्वार खोल देते हैं, किले का दक्षिण द्वार खोल देते हैं। खोल देने के बाद क्या करते हैं, ब्रिटिश सेना यानी फिरंगी जो होते हैं वो किले में घुस जाते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को मार काट ये सारी चीज़ें करते हैं। घोड़े पर सवार दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया। शत्रु दल संहार करने लगी और झांसी के वीर सैनिकों पर भी शत्रुओं पर टूट पड़े। अब ये स्थिति आ चुकी थी जब दक्षिण द्वार खोल दिया था, अंग्रेज घुस चुके थे किले में, काफ़ी मार धाड़ हो रही थी, लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे। इस सिचुएशन को देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना रूप धारण किया। रूप धारण करते उन्होंने घोड़े पर पीछे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और अपने घोड़े पर बैठी। उन्होंने एक रणचंडी के स्वरूप धारण किया। जिस प्रकार से रणचंडी हमारे युद्ध मैदान में उतरती हैं, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई उतरी अपने युद्ध के मैदान में। उन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। जय भवानी और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। जय भवानी और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। रणभूमि पर इस नारों के साथ लोग रणभूमि पर बहुत ही जोश के साथ उतरते हैं, जय भवानी हर हर महादेव के साथ उतरते हैं। किंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में काफ़ी छोटी थी। अब झांसी एक इतना बड़ा क्षेत्र नहीं था और अंग्रेज पूरे भारत में अपने पैर पसार चुके थे, तो जाहिर सी बात है उनकी सेना तो बड़ी रहेगी ही। झांसी के जो सेना थी, जो सैनिक दल था, काफ़ी छोटा था अंग्रेजों के मुताबिक। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था झांसी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ कर दिया और उस पर कार्य करना शुरू कर दिया। एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता भी इस विद्रोह में हिस्सा लेती है। अब कहानी समझ में आई होगी आपको कि 1857 का युद्ध भी आ गया है सामने। रानी झांसी वाली लक्ष्मीबाई को बचाना है अपनी झांसी। वो रणभूमि में उतर जाती हैं जय भवानी नारों के साथ, हर हर महादेव के नारों के साथ, और वहाँ पर एक स्वयंसेवक सेना का गठन भी करती हैं, जहाँ पर महिलाओं की भर्ती करती हैं, साथ ही उनको प्रशिक्षण भी देती हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग भी कराती हैं। आगे का क्या होता है, अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई जंग में कई और अपदस्थ और अंग्रेजी राजनीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, बात करते हैं बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला शाहगढ़ के राजा, मानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न किए। अब सिर्फ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही अंग्रेजों की इस हड़प नीति से परेशान नहीं थी। ऐसे कई सारे लोग थे जो अंग्रेजों की इस नीति से परेशान हो चुके थे, जैसे बेगम हजरत महल, मुगल सम्राट की जो अंतिम मुगल सम्राट थे हमारे, उनकी बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला शाहगढ़ के राजा जो थे, मानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे, ये सभी इसी चीज़ का शिकार थे कि अंग्रेज जो ब्रिटिश
अधिकारी होते थे, ब्रिटिश सेना थी, वो उनके जो उनका क्षेत्र होता था उनको अपने अधिकार में ले लेती थी। तो वो लोग भी इस का विरोध करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गए। क्लियर हुआ? क्योंकि इनका भी मोटो यही था कि हम अपने क्षेत्र को बचाएं, और लक्ष्मीबाई का मोटो भी यही था कि अंग्रेजों से हम लड़ें और अपने क्षेत्र को बचाएं। देन आफ्टर क्या होता है, कहानी में आता है टर्निंग पॉइंट। 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेज सेना झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मार्च में शहर को घेर लिया। अब स्टार्ट हो जाती है कहानी हमारा टर्निंग मेन टाइम आ जाता है कहानी का, यानी पिक्चर का लास्ट द एंडिंग टॉपिक आ जाता है। जनवरी में अंग्रेज झांसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्च में शहर को घेर लेते हैं। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कलापी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। झांसी से भागकर, अब दामोदर राव छोटे थे, उन्हें अपनी पीठ पर बांधा और पहुंच गई कलापी, जहां पर वो तात्या टोपे से मिलती हैं। तात्या टोपे से मिलने के बाद उन्होंने संयुक्त सेना ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर में एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। अब बहुत दुखद की बात आती है, रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। फिरोज सेना से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो एक महान हमारे भारत की, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतना अहम योगदान दिया, अब उनकी आ जाता है अंतिम व्यक्त। उनकी अंतिम व्यक्त उनका अंतिम व्यक्त आ जाता है। लेकिन हम भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते। उनके योगदान को सुनहरे अक्षरों में हम अपने दिलों और दिमाग में बसा चुके हैं। योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका उन्होंने निभाया था। वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में उन सैनिकों में से एक थी जिन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया। वो नवीन सिरे से सेना का गठन किया। उन्होंने असाधारण साहस का प्रमाण देकर जहां एक और ब्रिटिशों को आश्चर्यचकित किया, वहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो ये सारी कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हम शुरुआत से एक वीर बहादुर की तरह उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग मिली, उनकी एक अच्छी जगह प्रशिक्षण हुआ, उनका शुरुआती जो इंटरेस्ट था, जो उनकी रुचि थी, किस प्रकार से उनके अंदर जो भावना थी देश प्रेम की, वो छोटे से ही जागृत हुई थी। तभी तो उनका जो ये व्यक्तित्व है वो एक दिन में नहीं बनता है। किसी भी व्यक्तित्व को बनने के लिए अंदर एक भावना होनी चाहिए, और वो भावना रानी लक्ष्मीबाई में थी। इसीलिए एक लास्ट में आपको पंक्ति सुनाती हूँ। रानी थी वह झांसी की, पर भारत की जननी कहलाई, स्वतंत्रता वीर आराध्य बनी, वो भारत माता कहलाई। तो इतनी बड़ी उपाधि हमने दी है रानी लक्ष्मीबाई को। भारत में ऐसे कई सारे बलिदान हुए हैं, और ऐसे कई बलिदानों ने, जो बलिदान व्यक्ति हैं, उन्होंने जन्म लिया है भारत की इस स्वच्छ भूमि में, कि जिसको हम अगर बयां भी करें तो वो उनके लिए कम होगा। ऐसे कई सारे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने इस अमूल्य और काफ़ी ज़्यादा जो अनमोल उनका योगदान है उसे दिया। अपनी रक्त से अमिट गाथाएं लिखी हैं, जिनको हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और हम सदियों तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनका योगदान भुला देना हम सभी के लिए ये बहुत छोटी बात होगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेक्शन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान के, उनके जीवन के बारे में जान के, उनके जो प्रारंभिक जीवन था, उनका जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, इन सभी बातों में आपको जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
साथ ही ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है ये भी मुझे बताइएगा। फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे हम आपके लिए मोटिवेशन और स्टोरी लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन में एक अद्वितीय कार्य करेंगी, आपके जीवन को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।